हेलो भाई, देखिए भाई, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। आज बेसिकली हमें प्रोटॉन्स के साथ डील करना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड फर्दर हम आगे यूनिट स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ डील करके। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन ने आपका डिस्कवर किया। जो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ा था, विलियम क्रुक ने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इसने किया। इसने ये आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ये 2 टर्मिनल सेट किए, इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है भाई, ये आपका क्या आएगा? एनोड, ये कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड। इसके अंदर आपने कोई गैस फिल की, ये अब अराउंड 10,000 वोल्ट के था, जो आपने सेम इलेक्ट्रॉन वाला केस पूरा सेटअप किया। ये डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर आपने एक वैक्यूम पंप लगाया जो प्रेशर को मेंटेन करेगा, कम या ज़्यादा, जिससे आप यूज करो। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई गैस के पार्टिकल फिल किए, लो डेंसिटी गैस आपने डाली। बेसिकली ई गोल्डस्टीन ने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको एक हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट किया, एक वैक्यूम पंप उसमें एडजस्ट किया और एक लो डेंसिटी की गैस उसने इसमें इंसर्ट की। तो हमने देखा था कैथोड रेज के केस में क्या हो रहा था, कुछ जो रेज है वो किधर से जा रही थी? आपकी कैथोड की तरफ से जनरेट होके ओरिजिनेट होके जा रही थी। ऐसा ही काम किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने। उसने क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसने यहाँ पे, ये आपका क्या है? एनोड, ये कैथोड। यहाँ पे जब उसने कोटिंग की, कोटिंग किसकी की? जिंक सल्फाइड की, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। और इसके अंदर ये जो कैथोड लिया, जो कैथोड लिया वो कैसा लिया? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड मीन्स उसके अंदर कुछ होल्स थे। उस कैथोड के अंदर क्या थे? कुछ होल्स थे। तो ऐसा अज्यूम हुआ कि ये जो जेडनेस है, इसके ऊपर हमें एक शाइनिंग ग्लो मिलने लगा। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ग्लो कब मिलेगा? जब कुछ पार्टिकल्स जाके उस पर स्ट्राइक करेंगे। कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे? जाके उस पर स्ट्राइक करेंगे। दैट मीन्स कुछ रेज इधर जा रही होंगी, इन होल्स के थ्रू पास होके, जब इस जेडएनएस पे जाकर स्ट्राइक कर रही होंगी, तब जाके क्या कर रहा है? जेडएनएस हमें ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोरोसेंस हमें मिल रहा है। तो अभी देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से ई गोल्डस्टीन ने क्या किया? ई गोल्डस्टीन ने बोला कि कुछ रेज जो हैं वो किस साइड से आ रही हैं? एनोड से की तरफ से आ रही हैं, लेकिन वो जनरेट नहीं हो रही है एनोड से। ये चीज़ माइंड में बात सेट कर लो। जो आपकी एनोड रेज हैं वो जनरेट नहीं हो रही हैं, वो सीम्स हो रही हैं कि वो किस साइड से आ रही हैं? एनोड्स की तरफ से आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जब हमने कैथोड रेज की बात की थी तो हमने बोला था ये आपके एटम है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल है, न्यूक्लियस होगा। जब आपने एक हाई वोल्टेज अप्लाई की तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से इजेक्ट होगा और वो जाके इस पे स्ट्राइक करेगा, इसको क्या कर देगा? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और आपके पास एक पॉजिटिव कैटायन बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दी थी? आपकी कैथोड रेज। ये किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, दैट मीन्स कैथोड टू एनोड। अब ये जो आपका कैटायन बन गया, ये कैटायन किधर मूव करेगा? टूवर्ड्स कैथोड। और जब आपने परफोरेटेड कैथोड यूज किया है तो वो उन होल से पास थ्रू होके यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा जेडएनएस पे। तो ये जो कैटायन है उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका एनोड्स की जनरेशन हो रही है। वहाँ पे जो हुआ था कैथोड रेज के अंदर, जो आपका ओरिजिनेशन हुआ था, वो कैथोड टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला था। यहाँ पे एनोड से कुछ भी पॉजिटिवली चार्ज आपका पार्टिकल नहीं निकला है। जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो बना है वो इनसाइड द ट्यूब गैस के आयनाइज होने पे आपका बना है। तो ये चीज़ तो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब ये जो रेज आई, इनको हमने नाम दिया एनोड रेज।
अब देखो ये एनोड रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, वो हमने लास्ट उसमें भी देखे थे, तो उनकी हम प्रॉपर्टीज के केस में ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड। सबसे पहला हमने एक ऑब्जेक्ट रखा एनोड रेज के पाथ में, हमें एक शार्प शैडो मिल गई। अगर शार्प शैडो मिल गई तो ऑप्टिक्स बोलती है ये जो ट्रैवल करेंगी वो कैसे ट्रैवल करेंगी, कर रही होंगी रेज, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, जब आपने एक व्हील पैडल रखा तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अगर वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कैसा नेचर शो कर रही होंगी, पार्टिकल नेचर आपका शो कर रही होंगी। थर्ड केस क्या, जब आपने परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो हमें बेसिकली क्या मिला, फ्लोरोसेंस देखने को मिला। तो वो चीज़ भी क्या दिखा रहा है आपका, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, एनोड रेज हैव पार्टिकल नेचर। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपने एनोड रेज के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो ये डेविएट हो गई किस साइड, नेगेटिव टर्मिनल की साइड। तो ये चीज़ क्या दिखाएगा, ये चीज़ ये प्रूव कर रहा है एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये पता लग गया हमें एनोड रेज पार्टिकल से मिली हुई हैं और जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, उस पार्टिकल को क्या बोला, प्रोटॉन। उस पार्टिकल को क्या बोला, प्रोटॉन। और अब इस प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंटली मास फाइंड आउट किया गया। बेसिकली मास डायरेक्टली नहीं आया था, हमें चार्ज पता लगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट था, लेकिन कैसा था, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव। प्रोटॉन के केस में ये कैसा है, पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। हमने एक्सपेरिमेंटली चार्ज बाई मास रेशियो भी फाइंड आउट किया साइंटिस्टों ने, वो आया 9.58 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर 4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, वो कैसे, E डिवाइडेड बाई E बाई M। सो वो आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.58 इंटू 10⁻⁴। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हमें चार्ज एंड मास का पता लग गया। तो यहाँ से हम प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलेंगे प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल, या इज ए सब एटॉमिक ही बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास कितना है भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास। वो आपका क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी बात ख़त्म होती है किसकी, प्रोटॉन की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन्स आए आपके। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स। अब क्या हुआ, अब बेसिकली पता लगा कि पहले कंसिडर किया गया एटम जो आपका बना है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। बट जब सिर्फ इन्हीं से बना है तो जब मेजर किया गया मास, देखिए भी अगर हम कंसिडर करें एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, सो मास ऑफ एटम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। बट जब एक्चुअल में मेजर किया गया तो जो मास ऑफ एटम था वो अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली डबल के इक्वल आ रहा था। दैट मीन्स एटम जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ना मिलके कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है।
तो फिर आपकी डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन किया गया, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक बेरिलियम की फॉइल ली गई थी, एक बेरिलियम की फॉइल ली गई थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई थी। अल्फा पार्टिकल्स, बहुत फास्टली मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई थी। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल एमिट आउट हुए थे जिनको हमने बोला न्यूट्रॉन्स। क्यों बोला, बिकॉज इन पार्टिकल्स पे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये कोई भी डेविएशन शो नहीं किया, ये डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन आपके पास हो गए। दैट मीन्स इन पे कोई चार्ज नहीं है, कैसे हैं ये, न्यूट्रल है। सो यहाँ से आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्या बोलते हैं हम न्यूट्रॉन को, ए न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which carry no charge but mass equal to nearly a proton। बट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। बट एक चीज़ आपके माइंड में 100% होनी चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन रहेगा किससे, प्रोटॉन से। इस 6-7 के बाद बहुत लंबी सीरीज चलती है नंबर्स की, वो भी अप्रोक्सीमेट होता है। दोनों का हम लिखते हैं इतना, ये अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट तक है, लेकिन जब हम लेटर ऑन जाएंगे 10th 11th डिजिट तक, तब जाके आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात आती है एक टर्म जो हमारी यूज होगी, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का रेशियो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1837। तो ये आपको याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल है, 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो हम जब फर्दर ऑन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर देंगे। वो नेगलेक्ट क्यों कर देंगे, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम बहुत जगह एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, एक अजम्पशन लेके चलेंगे, हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर दो इन कंपेरिजन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बट ये चीज़ कुछ जगह इससे बहुत बड़ा डेविएशन मिलता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों नेगलेक्ट करते हैं, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1837 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बात हुई आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। अभी बात होती है एटॉमिक मॉडल्स की। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके साथ डील करने जा रहे हैं, एटॉमिक मॉडल्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, कुछ एटॉमिक मॉडल्स आपके आए हमारे। देखो उस जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तो माना जा रहा था कि आपके क्या हैं, आपके जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम ये क्लियरली हो गया कि हाँ एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट अपने मॉडल्स दिए। उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में, आपने ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा भी होगा। देखिए भी इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, गिवन बाय किसने दिया था, ये गिवन बाय जे थॉमसन।
उसने क्या कहा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे फर्स्ट थिंग तो उस टाइम पे जब जे थॉमसन ने मॉडल दिया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये चीज़ तो आप माइंड में डाल लो। क्या ही अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को कंसिडर किया था, बिकॉज उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसने बोला एटम के अंदर एक सी है, किसका सी है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, ये आपका सी है। दैट मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रखा है, डिस्पर्स हो रखा है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इम्बेडेड हैं। क्या है, इम्बेडेड, लाइक उसमें जस्ट फिक्स हैं, एडजस्ट हैं। इम्बेडेड का मतलब अब मतलब धसे हुए हैं, जनरली हम ये बोलते हैं, ठीक है, इम्बेडेड है, ठीक है। तो ये इसको हम वाटरमेलन में मॉडल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे वाटरमेलन मॉडल के अंदर जो आपका रेड पल्प है, वाटरमेलन मॉडल की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपके सीड्स होते हैं एंड रेड पल्प है। तो जो रेड पल्प है वो कैसे है, लाइक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, वो किसके साथ कंपेयर किया, बिहेव लाइक, बिहेव नहीं मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स हैं वो रेड पल्प के अंदर इम्बेडेड हैं, तो सेम ऐसे ही जे थॉमसन ने बोला, सेम आपका एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक सी है, उस सी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इम्बेडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई, जे थॉमसन ने किसको एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, उसने बोला भी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में नेगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है, एटम जो है वो जो होल जो है कंप्लीट न्यूट्रल है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा कि एटम क्या है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन फर्स्ट तो आपका क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, न्यूट्रॉन्स को। सो ही फेल्स टू एक्सप्लेन, ही डज नॉट कंसिडर न्यूट्रॉन इन हिज मॉडल, न्यूट्रॉन्स इन हिज मॉडल। दूसरा किस चीज़ में ये फेल हो गया, ही फेल्स टू एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड दूसरा आपका इसने न्यूट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया था। ये जस्ट सिंपल सा आपका मॉडल था। उसके बाद आपका एक सेकंड आपका और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसको बोलते रदरफोर्ड, जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। उसने अपना मॉडल दिया, तो उसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जो किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर इसका मॉडल बेस्ड था। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उसने एक लेड ब्लॉक लिया,
उसने क्या लिया, एक लेड ब्लॉक लिया, पीबी ब्लॉक। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने पुट किया, ठीक है। इस ये क्या आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उसने लिया था वो था आपका रेडियम। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, वो कंटिन्यूसली पार्टिकल्स को एमिट करता है, गामा रेडिएशंस, कुछ गामा करते हैं, कुछ अल्फा करते हैं, कुछ बीटा पार्टिकल्स हैं। तो रेडियम जो है वो क्या कर रहा है, करता है आपके अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। सो आपके अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, ये अल्फा रेज आपकी आएंगी। यहाँ पे क्या किया उसने, फिर इन अल्फा रेज को एक स्लिट के थ्रू पास करवाया। अब स्लिट ने क्या किया, अब ये अल्फा पार्टिकल्स थे, ये अल्फा पार्टिकल्स की बहुत सारी रेज जा रही थी। अब ये स्लिट क्या है, जस्ट एक बैरियर सा था जिसके अंदर एक स्मॉल होल है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ वो रेज पास करेंगी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, और जो बाकी जो दूसरे एंगल्स पे थी वो क्या हो जाएंगी, डेविएट, यहीं पे आपकी स्टॉप हो जाएंगी। तो ये स्लिट से पास किया, और इस स्लिट से अब ये अल्फा रेज पास होके क्या किया उसने, यहाँ पे एक फॉइल ली, किसकी, गोल्ड की, और इसके अराउंड उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म ली। देखिए ये क्या आपकी, ये आपकी गोल्ड फॉइल। इस फोटोग्राफिक फिल्म पे उसने एक कोटिंग की, किसकी कोटिंग की, ZnS की, जिंक सल्फाइड की। अब देखिए ये जो रेज आ रही थी अल्फा पार्टिकल्स की, ये इस गोल्ड फॉइल पे आके स्ट्राइक की, और ऑब्वियस सी बात है कुछ डेविएशन शो किया होगा। ऐसे कुछ डेविएशन उसको ऑब्जर्व हुए। अब देखो इसको, ये जो यहाँ पे हो, इसको मैं दूसरे जगह से, दूसरे उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो गोल्ड फॉइल था, जब अल्फा रेज जाके गोल्ड फॉइल स्ट्राइक हुई, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आपकी गोल्ड फॉइल थी, ये बहुत ही कम थिकनेस की लेनी है। बहुत ही कम थिकनेस की क्यों लेनी है, उस चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में डील करेंगे कि आपको स्मॉल थिकनेस के अंदर क्यों लेना है। बेसिकली ये जो ली थी हम, उसने वो ली थी अराउंड 100 नैनोमीटर की थिकनेस में, अराउंड 100 नैनोमीटर की थिकनेस में। ये क्या आपका फोटोग्राफिक फिल्म। अब देखो सपोज ये आपका गोल्ड था, गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के एटम रहेंगे, और उसके अंदर क्या रहेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे, ये आपके उधर और इलेक्ट्रॉन्स फिल रहेंगे। इधर से क्या हो रही थी, इधर से आपकी अल्फा रेज आ रही थी। देखिए तो हमें कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिला। ऐसे स्लाइड से डेविएशन के साथ ये होगी। तो हमें कुछ ऐसा ऑब्जर्व हुआ। देखिए ये जो अल्फा, ये क्या है आपके अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज आपकी हैं बेसिकली। ये आपका क्या था, गोल्ड एटम। तो जब उसने ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे करवाई, तो मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो गई, डायरेक्टली पास हो गई विदाउट एनी डेविएशन। कुछ जो रेज हैं आपकी, वो एक स्मॉल एंगल थीटा से डेविएट होगी, और वेरी फ्यू आपकी बहुत कम रेज जो हैं उसमें क्या हुआ, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या हुए, वो मोर देन 90 डिग्री के एंगल से आपके डेविएट हो गए। किससे, मोर देन 90 डिग्री के एंगल से आपके डेविएट हो गए। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उसने अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया।
अब देखो भी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम क्या होता है 2 4। दैट मीन्स हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं आपके 2 एंड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लो न्यूट्रॉन भी आपके होते हैं 2। अगर आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो हीलियम पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और उसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अब जो आपके अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज से तो डेविएट होने वाले नहीं है। किससे डेविएट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज उनको रिपेल करेगा, इस वजह से आपका डेविएशन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक तो मास आपको पता है बहुत कम है, मास बहुत कम है तो वो इतना डेविएशन शो कर ही नहीं सकता कि उसके अट्रैक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को मिले अल्फा पार्टिकल्स पे। तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स का जो डेविएशन हुआ है बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज़ ऑब्जर्व हुई उसको एक्सपेरिमेंट है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट एनी डेविएशन क्रॉस कर गए एटम को, गोल्ड फॉइल को। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए डेविएट हो गए थ्रू ए स्मॉल एंगल, बट ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 90 डिग्री एंगल। तो इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसकी क्या हुई, उसने अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया। अब देखो अब जो मोस्ट ऑफ क्लियर एटम को क्रॉस करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो उस चीज़ से एक पहला उसका पोस्टुलेट, पहले उसकी स्टेटमेंट आई क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। वो कैसा है एम्प्टी है। सेकंड जब ये हमें ऑब्जर्वेशन मिली कि बहुत कम पार्टिकल, वो वेरी फ्यू, अराउंड 1 आउट ऑफ 10,000 आपका क्या हो रहा है डेविएट हो रहा है थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वहाँ से क्या पता लगे, वहाँ से ये पता लगा कि जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हैं, जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मास है, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, वो एक स्मॉल रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है। अब ये कैसे, वो ये आप ही कहोगे ये कैसे पता लगा, देखो इधर से अल्फा पार्टिकल गया, ये आपका हम बोल रहे हैं एक स्मॉल रीजन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास है। अब हम बोल रहे हैं 90 डिग्री से कब डिफ्लेक्ट होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, जब ये वाली बॉडी जो होगी, ये जो रीजन होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा तब डेविएट रहेगा। अब बात आती है मास की। अगर इसका मास हैवी नहीं होता तो ये इतने लार्ज एंगल से डेविएशन नहीं शो करता। क्यों, अब सपोज करो एक आपकी बाइक है और एक आपका ट्रक है, ठीक है, और एक दूसरी बाइक है। इस बाइक की बाइक से टक्कर होगी, इस बाइक से टक्कर होगी, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो इतना हाई नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि बाइक टकरा के दोनों उल्टी चलेंगी, नहीं, दोनों आएंगी, टकराएंगे, वहीं पे गिर जाएंगी, थोड़ी बहुत चोट आएगी, दैट्स इट। लेकिन अगर ये बाइक इस ट्रक से जाके टकराती है, तो इस ट्रक से जाके टकराएगी तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है बाइक बहुत पीछे जाके गिरेगी, क्यों, बिकॉज इसका मास क्या था बहुत हाई। इस ट्रक का मास इस बॉडी इस बॉडी से बहुत ज़्यादा था, इस वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो क्या मिला है हमें ज़्यादा मिला है। तो इस वजह से उसकी इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम is concentrated in a small region called nucleus, जिसको क्या कहेंगे हम न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस एक स्मॉल रीजन है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम क्या है कंसंट्रेटेड है। दूसरा ये जो कहाँ पे रहेगा, ये सेंटर पे। उसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या आई, उसने थर्ड स्टेटमेंट में बोला electrons revolve around
न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कोल्ड ऑर्बिट। जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये आपका न्यूक्लियस हो गया एटम के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। कैसे रिवोल्व कर रहे हैं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। तो ये सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करेगा इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। हमने रदरफोर्ड ने क्या बोला था, ऑर्बिट। तो ये आपका कंसेप्ट किसका था, रदरफोर्ड का, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। अब उसने बोला ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और मास है, इसको उसने बोला न्यूक्लियर पार्ट। और जितना भी इस न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट रह गया उसको उसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये आपकी रदरफोर्ड ने बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जो उसका इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री में माना जाता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड मास आपका कंसंट्रेटेड है। अब उसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन की बात करें, सबसे पहले इसने भी न्यूट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया। क्या नहीं किया, he does not consider neutron। दूसरा सेकंड फैक्टर, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हिज मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो कैसे, ये आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मैक्सवेल की थ्योरी फिजिक्स में आप पढ़ोगे, मैक्सवेल की थ्योरी है वो ये बोलती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशंस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपके न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करेगा, उस टाइम पे क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके पाथ, उसका जो आप पाथ है जिस फिक्स पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस डिक्रीज करता जाएगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाके आपके एटम में फॉल करेगा, और जैसे ही फॉल करेगा आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमें अब तक हम पढ़े हैं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सब कुछ फेल हो जाएगा। ये तो सबसे ही बड़ी लिमिटेशन है रदरफोर्ड की। वो क्या नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलें कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो देन आपका एटम जो है वो कुछ टाइम बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जो किसने दी थी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की थ्योरी बोलती है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो ईएम रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को एमिट आउट करता है, सो एनर्जी लूज करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, मूव करेगा तो अब 100% एनर्जी लूज करेगा, उसका रेडियस डिक्रीज करता जाएगा और अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जैसे न्यूक्लियस में फॉल करेगा आपका एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर आके आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फिनिश होता है। अब उसके बाद हमें एक दो सिंपल बेसिक टर्म्स पढ़नी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल पढ़ना है एटम का। देन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, फर्दर ऑन फोर्स मॉडल आएगा, वो सब हम आगे डील करेंगे, क्वांटम नंबर्स एंड सो ऑन। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। इन बेसिक मॉडल्स को, आप इन दो मॉडल्स को पढ़िए, कहीं पे कोई डाउट आए तो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।